आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप सभी अपने-अपने एंड पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज की जो हमारी सीरीज़ है वो स्पेशली है हरियाणा टेट को लेकर, जिसमें हम अभी आपको पता है कि नोटिफ़िकेशन अनाउंस किया गया था और उसमें बोला गया था कि 2 से 3 दिसंबर को आपके इसके एग्ज़ाम है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के। है ना? उसमें अगर सिलेबस को आप देखेंगे तो उसमें आपका एक पोर्शन है सीडीपी एंड पेडागोजी का, जो आपका 30 मार्क्स को कवर करता है और ये सिलेबस लगभग आपका सिमिलर है सीटेट से, है ना? तो इस प्रैक्टिस सेशन और आने वाली जो भी प्रैक्टिस सेशन आएंगे सीरीज़ में, उनके माध्यम से हम अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीवियसली जो एग्ज़ाम एस्टेट के हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस या आने वाले अगले प्रैक्टिस सेशंस के माध्यम से हम पूरा कवर करेंगे, जिसमें मेनली हम टारगेटेड करेंगे कि 200 प्लस क्वेश्चन एटलीस्ट हम प्रैक्टिस करें, जिनके माध्यम से अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और बेहतरीन एनहांस करेगा आपकी लर्निंग को। इसके साथ ही अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इन क्वेश्चनों को करके हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो बढ़ते हैं आज के पहली क्लास की ओर। तो हमारे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगर आपकी क्वेरी है या कुछ और जो प्रैक्टिस सेशन आपने देखे हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें भेज सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर कि जीन पियाजेस थ्योरी इट क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रपोजिंग 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हिच डिबेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस फॉल अंडर। आप सभी जानते हैं कि जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब आपको ये बताना है जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो उनकी इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत वो चीज़ आती है। क्या वो समावेश इंक्लूजन है, सेंसिटिविटी पीरियड है, कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यूटी है या नेचर वर्सेस नर्चर है। इन्हें हम कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि कौन सी एक आलोचना या कौन से ऐसे मतभेद हैं जिनके अंतर्गत जीन पियाजे का सिद्धांत रखा गया है। तो हम सभी जानते हैं जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं उसका अगर दूसरा नाम बताएं, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसका अगर दूसरा नाम आपसे पूछा जाए तो वो होगा आयु अवस्था सिद्धांत, है ना? तो आपको समझ में आ रहा है जीन पियाजे ने कहा था आयु अवस्था मतलब आयु। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आयु के बढ़ते बढ़ते चीज़ें बदलती ही चली जाती हैं। मतलब एक अवस्था में अगर आपने कुछ सीखा है, दूसरी अवस्था में कुछ आप सीखेंगे वो कंटिन्यूटी ना होकर डिसकंटिन्यूटी में आता है। तो इनका जो सिद्धांत है वो अगर बोला है किस तर्क में फंसा हुआ है, किस पर इनकी बहस चलती रहती है, वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी है, निरंतरता एंड अनिरंतरता। इसके बीच में ये सिद्धांत कहीं ना कहीं आपस में उलझा हुआ है। मेनली अगर पूछा जाएगा पियाजे का सिद्धांत किस पर बेस्ड है तो डिसकंटिन्यूटी पर बेस्ड है ना? और पियाजे का सिद्धांत अगर किसे मानता है, नेचर को या नर्चर को, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है नेचर नर्चर दोनों को पियाजे ने माना है ना? किसी एक पर वो अपने पूरे तरीके से फोकस नहीं रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। आपको ये बताना है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो पियाजे का है उसमें काल्पनिक निगमनात्मक तर्क जो है उस किस अवस्था में आपको देखने को मिलता है। तो अगर बात करें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये कहीं ना कहीं अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पता है कि ये फॉर्मल आपका इसमें मिलेगा, है ना? तो ये चौथी अवस्था जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन है उसमें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये 4 अवस्थाएं आपको ये भी देखनी है। पियाजे की पूछा है कौन सी कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। एक पहली सेंसरी, दूसरी प्री ऑपरेशनल, थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशन। अब आपको करना ये है कि कमेंट बॉक्स में इन चारों अवस्थाओं की आयु आपको लिखकर हमें भेजनी है, ताकि हम ये जान सकें कि आपको कितना क्लियर है पियाजे की थ्योरी, है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 9 ईयर ओल्ड तारा क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सी देन कंबाइंस ऑल द ग्रुप ऑफ बटन्स and distributes them on the basis of holes on them. According to cognitive development theory, तारा is in dash stage of development। मतलब तारा क्या करती है, उसके पास कई सारे बटन हैं तो वो उन बटनों को एक सीक्वेंस में लगाती है। जैसे ये बहुत सारे उसके पास बटन हैं और आपको पता है कि बटनों में होल होते हैं, है ना, छोटे छोटे। तो जो होल हैं उनके सीक्वेंस वाइज उन्हें अरेंज करती है। तो आपको ये बताना है वो तारा इनमें से किस चीज़ में लाई करती है, कौन सी अवस्था में है वो, सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में, फॉर्मल में, कॉन्क्रीट में। तो ये क्या है, बटन
कहीं ना कहीं वो मूर्त रूप में, अपने ठोस रूप में अपने हाथों में पकड़ के अरेंज कर रही होगी। तो ये आपका आएगा थर्ड स्टेज। यहाँ भले ही ऑप्शन 4 में वो दी गई है आपकी कॉन्क्रीट, लेकिन ये अवस्था पूछी है कौन सी अवस्था है, तो ये तीसरी अवस्था के अंतर्गत आती है। अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर मैं आपको बताऊँ तो जो पहली अवस्था है सेंसरी स्टेज, इसकी 6 उप अवस्थाएँ हैं, है ना। और अगर बात करें प्री ऑपरेशनल की, तो इसकी मेनली 2 उप अवस्थाओं में ये विभाजित है। तो ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू पियाजे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग विच आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्शन और दैट अलाउ अस टू मेंटली रिप्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन आवर वर्ल्ड आर कॉल्ड। मतलब आपको ये बताना है पियाजे के अनुसार सोच के बुनियादी निर्माण जो होते हैं उनकी क्रियाओं को संगठित प्रणाली है। तो पियाजे के अनुसार इसको क्या कहा गया है ना, किसके रूप में पियाजे ने इसे दर्शाया है। तो ये आपको पता है कि जो चीज़ें हम पहले से मतलब हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, जो चीज़ हम सीख लेते हैं, पियाजे ने उसे स्कीमा का नाम दिया है ना। तो ये हमारा सही है। अगर जेडपीडी की बात की जाए तो जेडपीडी आपका कहीं ना कहीं संबंधित है वाइगोत्स्की से। सेम एस अगर रिफ्लेक्सेस की बात करें तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सेस पियाजे ने अपनी पहली जो अवस्था है आपकी संवेदी, उसकी पहली उपअवस्था को कहा है, जिसमें पियाजे ने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा खुद ही सीख के आता है, जैसे सकिंग करना। तो ये लगभग 1 माह तक बच्चे में रहती हैं, तो इनका नाम दिया है प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्सेस। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज डूइंग और डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपको ये बताना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है। क्या वो एकीकृत है, समेटिव है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है। तो आप बात करें कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो मेनली आपको पता है कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर बात करें तो इसमें हम मेनली जो फोकस करते हैं वो है आपका फॉर्मेटिव, है ना, जो रचनात्मक है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द सेशन होता है आपके बीच में। आप यूनिट टेस्ट ले लेते हैं, है ना, चैप्टर टेस्ट ले लेते हैं, क्विज़ेस करा लेते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंदर, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ, एक मिनट, ओके। इसमें क्योंकि ये आपको कीवर्ड भी दिया गया था क्वेश्चन का, अगर देखना चाहें तो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इस वर्ड से भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन द डाइवर्स क्लासरूम। मतलब एक विविध कक्षा है आपके पास, उसमें पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। इग्नोरिंग लर्निंग स्टाइल, प्रमोटिंग स्टीरियोटाइप, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, इनकरेज कंपटीशन। तो आपको यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्टिव पूछा है टीचिंग का जो भी डाइवर्स क्लासरूम है, तो इग्नोर करना ये बात कट जाएगी, है ना। प्रमोटिंग स्टीरियोटाइप, ये भी रूढ़िवाद था, वो हमें बढ़ावा देना ही नहीं है, बस कि उसे कम से कम रखना है। अगर बात करें सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, आप विविधता अगर आपकी क्लास में है तो उसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसे एज अ लर्निंग टूल मान के चल सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग तरीके का अनुभव देगा बच्चों को लर्निंग का। तो इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं अपनी क्लास में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप। तो आपको ये बताना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किस अवस्था में बच्चे में कहीं ना कहीं अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तर्क, जैसे तर्क सोच भी कह सकते हैं, इनका विकास हो जाता है। तो यहाँ खुद उसने कह दिया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में अमूर्त चिंतन विकसित हो रहा है। तो इसे हम किस अवस्था के नाम से जानते हैं, हम सभी जानते हैं इसको हम फॉर्मल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि चौथी अवस्था के तौर पे होती है पियाजे में, है ना। अब इसकी आयु मैंने अभी आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया है कि कमेंट बॉक्स में आप चारों अवस्थाओं की जो उम्र है, कितने साल से कितने साल तक कौन सी अवस्था होती है, इसको हमें लिख कर जरूर भेजिएगा, ताकि आप भी उसको रिवाइज कर पाएँ। अब आपको बताना है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन यूजेस, मतलब जो रचनात्मक मूल्यांकन अभी जिसके बारे में हमने बात करी थी, इनमें से वो किससे संबंधित होगा। ईयर एंड एग्जाम, मतलब साल के अंत में एग्जाम हो, क्विजेज, यूनिट टेस्ट एंड चैप्टर टेस्ट। एनुअल एग्जाम हो, मतलब वार्षिक परीक्षा कराई जाए, या एनुअल ओरल एग्जाम, मतलब मौखिक परीक्षा वार्षिक रूप से कराई जाए। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट एवोल्यूशन होता है वो आपका ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब साथ साथ चलता रहता है। तो ये साल के अंत में नहीं कराया जाएगा, वो आपका समेटिव में आ जाएगा। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें आपका यूनिट टेस्ट, क्विजेज एंड चैप्टर टेस्ट आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया इफेक्ट्स ऑफ पर्सनस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल लेटर साउंड विद इन वर्ड्स। अब आपको वैसे आपने डिसलेक्सिया पढ़ा है, बट आपको उसमें भी थोड़ा और डीप ये पढ़ना है कि आप इस तरीके की डिसलेक्सिया को क्या कहेंगे, जिसमें जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं लेटर के साउंड के साथ एक कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता है। क्या उसे डिसफोनेटिक कहेंगे, फोनेटिक कहेंगे, विजुअल कहेंगे, या नॉन ऑडिटरी कहेंगे। तो इसमें अगर डिसलेक्सिया के प्रकार की बात करें तो डिसलेक्सिया में आपको पता है मिरर इमेज बनती है, बच्चा सही से कहीं ना कहीं लिखने में एक अच्छा
कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता है चीज़ों को। तो अगर बात करें डिसलेक्सिया की, किस में साउंड का और वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाएगा, तो ये आएगा आपका डिसफोनेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं शब्दों का उसके बोलने का जो साउंड है उसके साथ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन बच्चा बिठा नहीं पाता है, जिसमें आपका वो होता है। अगर बात करें दृश्य की, विजुअल डिसलेक्सिया की, तो इसमें आपको पता है कि मिरर इमेज बनती है, अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अगर बात करें कि फोनेटिक की, तो इसमें कहीं ना कहीं अक्षर और समूह के साथ ध्वनि को सुनने में कठिनाई होती है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नॉन ऑडिटरी में आपको पता है कि उसमें आप साउंड का कोई लेना देना है नहीं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज लर्नर्स हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शंस। तो आपको यहाँ देखना है आप उस प्रकार के विकार को या अक्षमता को क्या कहेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट की क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी को समझने में मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ फ्रैक्शन को समझने में भी कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिसप्रैक्सिया कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चन की ओर, तो इसमें बोला गया है डिफिकल्टी किस में हो रही है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शन। तो ये कहीं ना कहीं मैथ की टर्म है। आपको पता है अगर मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो मेनली हम उसे डिसकैलकुलिया में रखते हैं। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स आर, मतलब आपको ये बताना है विद्यार्थी अब छात्र से संबंधित शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में एक वो दी गई है हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ, तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है एज एंड मैच्योरेशन, फिजिकल एंड मेंटल लेवल ऑफ मोटिवेशन है ऑल। तो आपको पता है कि ये तीनों ऊपर दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी से संबंधित हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रीइंफोर्समेंट इज को रिलेटेड विथ। तो अगर बात करें कि ऑपरेंट कंडीशन में जो पुनर्बलन है वो किसके साथ से संबंधितता दिखाता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन से कुछ टर्म उठा के। ऑपरेंट कंडीशन अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई, तो सबसे पहले ये लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आती है जो स्किनर के द्वारा दी गई थी। और स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की बात करी है। तो आपको ये बताना है कि इस किस चीज़ से वो संबंधित होगा। तो हो सकता है कुछ लोग इसका आंसर थर्ड दे दें क्योंकि उसमें सीधा आपको रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन देखने को मिल रहा है। बट इसका जो सही आंसर होगा वो आप रिस्पॉन्स, क्योंकि समझना बात ये है कि स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो चूहे पे किया था। उसकी रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व किया था कि चूहे जो पिंजड़े में बंद है वो किस तरीका का रिस्पॉन्स देता है ना। तो इसलिए इसका थर्ड आंसर ना होगी, ऑप्शन थर्ड ना होगी, इसका फोर्थ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि, और अगर बात करें लॉ ऑफ इफेक्ट की, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए 3 नियमों में से एक है। स्टिमुली की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके पेवलॉव के अंतर्गत आता है, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी थी अपनी थ्योरी में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बाइगोस्की फोकस्ड ऑन डैश डैश एंड डैश, मतलब बाइगोस्की का जो सिद्धांत है सोशियो कल्चर थ्योरी, वो उसमें किसके बारे में बात की गई है। लैंग्वेज विजडम एंड एनवायरनमेंट की, लैंग्वेज कल्चर एंड नॉलेज की, लैंग्वेज स्कीमाज एंड नॉलेज की, एंड ऑल ऑफ द। अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन लगाऊं तो देखो स्कीमा की अभी हमने बात करी थी कि स्कीमा जो वर्ड है वो प्याजे के साथ कोरिलेट करता है, तो ये आंसर इसका बनेगा नहीं। तो इस हिसाब से आपके दो ऑप्शन कट जाते हैं। अगर बात करें कि लैंग्वेज विजडम एंड एनवायरनमेंट और लैंग्वेज कल्चर एंड नॉलेज, तो अभी हमने बात की कि बाइगोस्की की जो थ्योरी है वो उसे हम सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो उसमें कल्चर की बात करी गई है और बाइगोस्की ने लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं आधार माना है डेवलपमेंट का। तो हमारा इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भाषा संस्कृति और ज्ञान, है ना। आई होप कि आपने बाइगोस्की की जो थ्योरी है वो पढ़ी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और इसी से संबंधित जो पिछले क्वेश्चन में एक ऑप्शन आएगा था जेडपीडी, ठीक है, तो वो भी बाइगोस्की से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एज पर द एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ, मतलब टीचर का क्या रोल है। यहाँ रूल की जगह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, तो रोल ऑफ द टीचर क्या है ना। तो लीडर का है, कहीं ना मूल्यांकनकर्ता का है, सुविधाकर्ता का है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं लीडर का रोल नहीं बताया गया है, तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ कट जाते हैं। मूल्यांकन करता हो सकता है टीचर, बट जो एनसीएफ 2005 जो जिस बात की संस्तुति या सिफारिश करता है या बताता है कि एज अ टीचर रोल कैसा होना चाहिए, वो है आपका सुविधाकर्ता का। तो यहाँ जो सटीक आंसर बैठेगा वो होगा आपका थर्ड वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वाइल आस्किंग द क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस आंसर सेशन टीचर इज गिविंग मोर चांसेस टू
वॉयज़, यहाँ वॉयज़ VOICE ना होकर BOY है, लड़कों की यहाँ बात की गई है। मतलब लड़कों को ज़्यादा कहीं ना कहीं टीचर बढ़ावा देता है बजाय कि लड़कियों के, है ना। तो आपको ये बताना है ये किस तरीके का, किस उदाहरणों को पेश करता है। ये बताता है कि बॉयज़ जो है वो स्लो लर्नर हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कि बॉयज़ को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है इसलिए उन पर ज़्यादा टीचर ध्यान देता है, या कहीं ना कहीं टीचर यहाँ जेंडर बायसेस दिखाता है, या बॉयज़ आर गिफ्टेड मतलब लड़के जो हैं प्रतिभाशाली होते हैं। तो देखो बॉयज़ स्लो लर्नर हैं ये बात भी गलत है, और बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली केवल लड़के होते हैं ये बात भी गलत है ना। बॉयज़ नीड्स मोर अटेंशन ये बात भी गलत है, ऐसा नहीं है कि लड़कों को ही अटेंशन चाहिए। तो यहाँ जो मेनली है जिसका ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है एज अ टीचर वो है जेंडर बायस का, है ना, लिंग भेद का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इफ़ अ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड कम्स टू अ स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम देन व्हाट शुड डू अ टीचर डू। मतलब एक टीचर क्या कहेगा अगर पहली बार उसकी क्लास में एक बच्चा ऐसा आ रहा है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसे क्या करना चाहिए। उसे स्पेशल स्कूल भेज देना चाहिए, उसे अदर बच्चों से दूर रखना चाहिए, या टीचर को पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना चाहिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं स्कूल में आने के लिए, या उसे सीधा सामान्य बच्चों के साथ बैठा के आगे अपनी टीचिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। तो इसका एज अ टीचर अगर आप खुद को उस सिचुएशन में रख के देखें, कॉमन सेंस लगाएं, तो उसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ वन, है ना। तो इसमें सॉरी आपका फोर्थ थोड़ी इंग्लिश में नहीं है आई होप, तो इसको आप इंग्लिश का देख लीजिए, हिंदी में उसका ट्रांसलेट नहीं हो पाया। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फोर्थ वन, द चाइल्ड शुड बी टॉट विथ ऑल जनरल स्टूडेंट। मतलब जो वो बच्चा है विजुअली इम्पेयर्ड उसको सामान्य बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाना कंटिन्यू करना चाहिए, ये उसका मेनली मतलब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अमंग द 3 लॉज ऑफ लर्निंग हु डेवलप्ड दीज रूल। मतलब अभी हम अभ्यास का जो नियम है वो अधिगम के नियमों में से एक है, और आपको ये बताना है इस किसके द्वारा दिया गया। तो अभी हमने इस पर बात करी थी, ये दिए गए थे आपके थॉर्नडाइक के द्वारा। तो थॉर्नडाइक ने मेनली मुख्यतः 3 नियम दिए थे, बाकी ने और भी सेकेंडरी लॉज दिए थे, और प्राइमरी लॉज पूछा है तो 3 लॉ थे आपके। तो उसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास का जो नियम है वो थॉर्नडाइक का नियम में आता है। अगर बात करें सिगमंड फ्राइड की, तो इन्होंने क्या दिया था आपको ये बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना कौन सा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। पियाजे का हम समझ ही चुके हैं, इनके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी। टैगोर आपको पता है प्रकृतिवादी थे। तो ये कुछ ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगर बात करें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पुट्स डैश एज द हाईएस्ट मोटिव। आपने मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने ये हायरार्की दी थी ट्रायंगल शेप में। तो आपको ये बताना उस पर सबसे हाईएस्ट लेवल पे किस चीज़ को रखा है, एस्टीम को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, साइकोलॉजिकल नीड्स को, या प्यार को, लव। तो आपको पता है कि अगर बात करें मैस्लो के हायरार्की की, तो उन्होंने सबसे जो ऊपर सबसे नीचे रखा है बेसिक नीड्स को, और सबसे ऊपर की बात करें तो उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कहा है ना। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले नीड्स पूरी करेंगे फिर आप दूसरे लेवल पे आएंगे, उसको पूरा करने के बाद इस प्रकार आप लेवल में विकास करते हैं, हर चरणों में विकास आपका होता जाता है। जब आपकी एक ज़रूरत पूरी हो जाएगी तभी आप अगले स्तर पर जा पाएंगे। ये मेनली मैस्लो का कहना था अपने थ्योरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी, मतलब आपने चॉम्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अनुसार चॉम्स्की ने किस चीज़ की सिफारिश करी थी, किस चीज़ को मानते थे। उनका क्या ये मानना था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जब आपका बौद्धिक विकास होगा तभी भाषाई विकास संभव है। या चिल्ड्रन हैव इन यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी उनके पास यूनिवर्सल ग्रामर होती है। या लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द रीइंफोर्समेंट रिसीव्ड बाय द चाइल्ड, मतलब जब आप बच्चे को पुनर्बलन देंगे तभी वो भाषा विकास कर पाएगा। या चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स एंड अदर, या बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है अपने पेरेंट्स या आसपास के लोगों को देख कर या ऑब्जर्व करके। अगर बात करें चॉम्स्की की, तो उन्होंने लेड का कॉन्सेप्ट दिया था LAD, इसका मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इनका ये मानना था कि जो बच्चा जो पैदा होता है वो पहले से ही भाषा को लेकर पैदा होता है, ऐसा नहीं है वो बाद में अलग से कोई चीज़ सीखे, उसको सार्व करना वो आगे करता रहता है, बट वो भाषा के साथ ही पैदा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर बात करें इसी ऑप्शन में अगर फोर्थ की बात करें तो आपको भी बताना है कि फोर्थ किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि अगर बात करें फर्स्ट की, ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। मतलब भारत में अगर स्कूली शिक्षा की बात करें मोटे तौर पर कितने चरणों में ये वर्गीकृत है। तो ये आंसर आप सभी को पता है,
बस इसको थोड़ा-सा घुमा के पूछा गया है। अगर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया की बात करें कि कितने चरणों में है, तो वो है आपका 4। कैसे? अभी आपने नई एनईपी के अंतर्गत एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पढ़ी है, वो है 5+3+3+4 का मॉडल। तो ये 4 चरणों में आपको देखने को मिलती है ना? 4 अवस्थाओं में, स्तरों में। तो आपको ये बताना है कि इन चारों चरणों के अपने-अपने नाम हैं। तो उन नामों को आपको लिख के हमें भेजना है एज़ अ कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो ये देखना है कि एनईपी आपने पढ़ने के बाद कितनी चीज़ें आपकी मेमोरी में अभी भी हैं, तो वो आप हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा। वो पहला है आपको प्याजे की चारों अवस्थाओं की आयु लिख के भेजनी है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि ये जो स्टेजेज़ हैं एजुकेशन की, इंडियन एजुकेशन की, तो वो कितने चरणों में और किस नाम से वो जानी जाती है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। आई होप कि आज का प्रैक्टिस सेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में, प्रैक्टिस सेशन में। तो आगे इसमें कई सारी प्रैक्टिस सेशन अभी आने बाकी हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मेनली टारगेटेड हैं कि 200 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए किस तरीके से हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, जो 30 क्वेश्चन सीडीपी और पेडागोगी पोर्शन में आने वाले। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।